वेलकम फ्रेंड, युक्ति आइस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमरविंद आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज 26 अगस्त है तो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर में आप लोगों के लिए प्रारंभिक परीक्षा पीटी मेंस और इंटरव्यू और कौन कौन से न्यूज़ को कवर किया गया है उसके मेन पार्ट और सब पार्ट पर हम लोग चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएँ ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। और जो हमारे पुराने नए दोनों लिसनर व्यूअर हैं, चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, साथ ही साथ महत्वपूर्ण कमेंट और लाइक का बटन ज़रूर दबाएं ताकि और हम लोग इम्प्रूव हो सके। जो महत्वपूर्ण सुझाव हो उसे हम लोग देख सके और उसके अनुसार कार्य कर सकें। बहुत से सुझाव अब आ रहे हैं तो उस पर भी काम धीरे धीरे चल रहा है। मॉडल प्रश्न जो लास्ट में दिया जाता है वो भी अब स्टार्ट कर दिया जाएगा, धीरे धीरे वो अपडेट और बृहद रूप से किया जाएगा। कल इशू था कुछ आवाज़ में तो उसे भी सुधार लिया गया है। कोशिश करता हूँ आप लोगों को जो भी सेवाएं हैं त्रुटिपूर्ण रूप से मिले वो। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बहुत से लिंक दिए हुए हैं, तो टेलीग्राम का लिंक आप लोगों को वहाँ मिलेगा, साथ ही साथ ऐप का लिंक मिलेगा और आपको वेबसाइट विजिट करने का लिंक वहाँ मिलेगा। तो आप लोग संबंधित लिंक को ज़रूर यूज़ कीजिए। स्पेशल एक टेलीग्राम का ग्रुप बना हुआ है जो दैनिक जागरण न्यूज़ एनालिसिस से रिलेटेड है, तो उस लिंक को आप लोग ज़रूर कनेक्ट हुई और वहाँ पर आप लोगों को प्रीवियस न्यूज़ का लिस्ट शेयर किया जाता है ताकि आप लोगों को सारे न्यूज़ का जो वीडियो है वो एक जगह ही मिल जाए, ताकि आप लोगों को बार बार ढूंढने की ज़रूरत ना हो। और वो वीडियो ज़रूर आप लोग देखिए क्योंकि उससे बहुत से न्यूज़ का अपडेट आप लोगों को मिलता रहेगा कि न्यूज़ किस रूप से आगे बढ़ रही है और आपके पेपर किन न्यूज़ को बेहतर तरीके से कलेक्ट कर रहा है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है, तो प्रीवियस न्यूज़ को देखिए, काफ़ी फ़ायदा होगा। चलिए आज के न्यूज़ में आप लोगों के लिए है, किसी के फ़ोन में नहीं मिला पेगासस जो मालवेयर था वो आप लोग को नहीं मिला है। सुप्रीम कोर्ट में या कल जो कमेटी से गठित हुई थी तो वो ने उन्होंने जो आर वी अश्विन जो थे रविंद्रम उनके द्वारा यह कोर्ट में कल सबमिट कर दिया गया इस मामले से। एक्चुअली पेगासस मामला यह था कि गत वर्ष एक मालवेयर अर्थात इसे आप सिंपल से भाषा में कर सकते हैं वायरस ऐसा था जिसके माध्यम से ऐसा कोई सॉफ्टवेयर होता है जिससे जानबूझकर कंप्यूटर सर्वर या क्लाइंट या कंप्यूटर नेटवर्क में कुछ व्यवधान पैदा करने, निजी जानकारी लीक करने, सूचना और सिस्टम तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने, उपयोगकर्ता को जानकारी तक पहुंच से वंचित करने या उपयोगकर्ता कंप्यूटर सुरक्षा और गोपनीयता के हस्तक्षेप के लिए डिज़ाइन किया जाता है। एक ऐसा सॉफ्टवेयर यह होता है जो किसी व्यक्ति विशेष पर निगरानी किया जा सकता है, उसके संबंधित सभी जानकारियों को प्राप्त किया जा सकता है। यह इजरायली सॉफ्टवेयर था, मालवेयर था जो काफ़ी चर्चा में गत वर्ष रहा था। तो इस पर एक वीडियो बना हुआ है, आप लोग विशेष देखिएगा जाके विस्तृत रूप से। यह उसके बाद एक भारत में गत वर्ष जब यह मामला आया देखने को तो बहुत सा भूचाल, राजनीतिक भूचाल आया था गत वर्ष पर, जिसमें यह दावा किया गया था कि पेगासस मामले के संदर्भ में इजरायली स्पाईवेयर जो पेगासस है के जरिए भारत में नेताओं, पत्रकारों और प्रतिष्ठित लोगों के जासूसी कराने के बारे में पिछले साल अंतर्राष्ट्रीय मीडिया जो एजेंसियां हैं उस खबरों के बाद भारतीय राजनीति में भूचाल सा आ गया था। सभी लोग भारत में जो सरकार थी उसे अलोकतांत्रिक रूप से कार्य व्यवहार करने के लिए आरोप प्रत्यारोप लगा रही थी। साथ ही साथ मौलिक अधिकारों के हनन के संदर्भ में जो आर्टिकल 19 हम लोग को मिला हुआ है उसमें जो व्यक्ति की स्वतंत्रता है और निजता का अधिकार जो हम लोग को मिला हुआ 21 में, उसके संदर्भ में ये बातें उभर कर सामने आई थी। और 19 क्या है, 21 क्या है, अनुच्छेद 20 क्या है, सभी पर हम लोग पहले चर्चा किए हैं। तो आप लोगों को अभी तक जो भी अभ्यर्थी जानते होंगे सारी चीज़ों को। साथ ही साथ देखिए यहाँ पर कुछ मामला आप लोग समझ में आएगा कि समिति ने कहा कि जांच में सहयोग नहीं किया है सरकार पहले ही अपने स्टैंड क्लियर कर दिए थे कि कुछ मामले ऐसे हैं जो संवेदनशील होते हैं, राष्ट्रीय हित के संदर्भ में उसे सरकार किसी भी स्तर पर साझा नहीं करती है। उसी एवज में यह बात जो कमेटी बनी थी इस मामले से संबंधित जस्टिस रविंद्रन के संदर्भ में, तो उनके द्वारा यह बात की गई है और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में यह बोला, अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए बताया है क्या
कि ऐसा कोई प्रयोग का साक्ष्य नहीं मिला है, पेगासस स्पाईवेयर का प्रयोग का साक्ष्य नहीं मिला है। और रिपोर्ट में समिति ने कुल 29 मोबाइल फ़ोनों की जांच की, जिसमें से 5 में किसी तरह का मालवेयर पाया गया, लेकिन यह पुष्टि नहीं होता है कि इसमें पेगासस जो था उसका प्रयोग हुआ है। मालवेयर अर्थात एक वायरस भी इसे कह सकते हैं, जो वायरस कहा जाता है, कंप्यूटर वायरस, जो किसी मोबाइल में, जैसे हम लोग आप कोई लिंक को डाउनलोड करते हैं तो एक अलग वो कैच मेमोरी बनाता है, जिसके आधार पर वो अब सारे डाटा को, आप हमारे डाटा को अपने कैच मेमोरी में एब्जॉर्ब करता है, और आप लोग उसका उपयोग कंपनियां विभिन्न तरीके से, जैसे आप लोग एक बार मोबाइल में सर्च कीजिएगा युक्ति IAS, यूट्यूब पर सर्च कीजिए, गूगल पर सर्च कीजिए, कहीं भी सर्च कीजिए, तो उसका कैचे मेमोरी आपका बन जाता है गूगल पर, और वो कहीं भी आप इससे रिलेटेड, IAS से रिलेटेड अगर यूज़ करते हैं तो युक्ति IAS का नीचे आपको प्लेटफॉर्म ओपन होता हुआ मिलेगा। हालांकि आप ये कभी एक बार किए होंगे, या इसी प्रकार आप लोग मोबाइल सर्च करते होंगे, कहीं भी गूगल पर करिए, फ्लिपकार्ट पर करिए, या तो कहीं भी करिए, तो कैसे सर्च करता है, बार बार आप लोगों को इसी आधार पर सर्च करता है कि एक सॉफ्टवेयर मालवेयर, आपके स्पाईवेयर होता है आपके मोबाइल में, वो ऑनलाइन कंपनियां इनपुट भी कर देती है ताकि आप पर नज़र रखे, आपकी गतिविधि क्या है, आप किस पर अधिक समय बिता रहे, किस फॉर्मेट पर, किस चीज़ का आपका डिमांड ज़्यादा है, किस पर आपकी नज़र बनी हुई है, सारे एस्पेक्ट को वो नज़र रखती है। और आप दिन भर में मान लीजिए 10 चीज़ सर्च करते हैं, तो जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है उस पर आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, या तो कहीं ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आप इस फॉर्मेट, जहां प्रचार अर्थात ऐड का सिस्टम डेवलप रहता है, वहां पर ये सारे आपके स्लाइड होता रहेगा। वो मान लीजिए मोबाइल सर्च किया आपने, आज मोबाइल आपको लेना है, तो वो इसी आधार पर होता है। तो क्या होता है कि आपके इंटरनल मोबाइल में ही या स्पाईवेयर फिट रहता है, कंपनियों के द्वारा कर दिया जाता है, इनपुट कर दिया जाता है, जिसके बाद आपकी सारी गतिविधियों पर यह नज़र रखा जाता है। तो यही स्पाईवेयर, इजरायली पेगासस स्पाईवेयर था, जो सभी व्यक्तियों के दावा किया गया था कि नेताओं के द्वारा, विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के नेताओं द्वारा, विभिन्न पत्रकारों के द्वारा, बहुत से लोग थे इसमें शामिल, बोला गया कि सरकार उस पर नज़र रख रही इस स्पाईवेयर के तहत। ऐसा कुछ नहीं है, जो चीज़ें की गई है स्पष्ट। देखिए यहाँ पर कुछ बातें और भी स्पष्ट है, ध्यान रखिएगा। 27 अक्टूबर को लास्ट ईयर जो था, उसमें तकनीकी समिति गठित की गई और मामले के जांच के लिए सौंपने को कहा। कोर्ट ने सेवानिवृत्त जो न्यायाधीश थे R.V. रविंद्रम उनके द्वारा यह गठित के नेतृत्व में यह कमेटी गठित की, और साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल फॉरेंसिक नेटवर्क और हार्डवेयर विशेषज्ञों की 3 सदस्यीय समिति गठित की गई थी। तो ये समिति कितनी थी? 3 सदस्यीय। याद रखिएगा, यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। और पेगासस से प्रश्न पीटी में प्रारंभिक परीक्षा में यूपी PCS और बीपीएससी में भी शायद पूछ चुका है, मुझे रिकॉल जहाँ तक हो रहा है, कहीं मुझे स्लिप हो रहा है, पर यह कहीं PCS में पूछा है। ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न पूछा जा चुका है, तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको यहाँ से प्रश्न किया जा सकता है। साथ ही साथ जस्टिस जो रविंद्रन रिपोर्ट में नागरिक की निजता का अधिकार, देखिए अभी निजता का बात मैं कर रहा था, निजता का अधिकार, भविष्य में की कार्रवाई और जवाबदेही और निजता की सुरक्षा में सुधार के लिए कानून में संशोधन और शिकायत निवारण तंत्र को सुझाव दिए हैं कि जो वर्तमान जो कानून है वो इस प्रकार के मामले को निपटाने के लिए उचित नहीं है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, निजता के अधिकार से संबंधित जो कानून है, जो आप उसको सुदृढ़ करना है और भी बेहतर बनाने के लिए कार्य किया जा सकता है। तो यह संशोधनात्मक कार्य है और रिपोर्ट अपनी प्रस्तुत कर दिया गया। तो इस मामले में बस इतना ही, इससे अतिरिक्त जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए हर मुद्दे को एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है, पर कुछ मुद्दे को आपको जानकारी के लिए होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए उसके संदर्भ में। क्यों? क्योंकि जब कहीं आप आंसर राइटिंग करते हैं तो वहाँ पर कुछ एग्जाम्पल आप लोगों को देना पड़ता है या केस स्टडी देना होता है। सुरक्षा के संदर्भ में अगर हम लोग इस प्रकार के केस स्टडी को शामिल करते हैं तो आपका आंसर राइटिंग उन्नत होगा। इसलिए इस न्यूज़ को आज कवर किया गया है और इससे विशेष आपको चीज़ें उभर कर सामने नहीं आएगी। नेक्स्ट है
देखिए, अयोग्य ठहराए जा सकते हैं सोरेन। निर्वाचन आयोग ने भेजा राज्यपाल को मकतब। जो झारखंड के सीएम हैं उनको अयोग्य ठहराया जा सकता है। कुछ मामला था जैसे अवैध खनन के मामले, पट्टा मामले लीक में, जो विगत कुछ दिनों से, कुछ महीनों से बहुत चर्चा में झारखंड में रहा है, जहां पर अवैध खनन के लिए अवैध आवंटन किया गया था। तो उसके संदर्भ में कुछ बातें उभर कर सामने आई, जिसमें भारतीय निर्वाचन आयोग ने अवैध खनन पट्टा मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को विधानसभा सदस्यता रद्द संबंधित मामले अपनी रिपोर्ट राजभवन को भेज दी है। राजभवन, तो राजभवन अभी कौन है वहाँ के, रमेश बैस हैं राज्यपाल वहाँ के, तो उनको भेज दी गई है। तो अब देखिए मामला क्या है। अब मामला राज्यपाल पर है कि वो क्या निर्णय लेते हैं या अनुशंसा कर देते हैं, जो निर्वाचन आयोग ने जो अनुशंसा की होगी उसके आधार पर। तो सूत्र कहता है, इस दैनिक जागरण का सूत्र कहता है, रिपोर्ट में सोरेन की बरहेट विधायक के रूप में विधानसभा की सदस्यता रद्द करने की अनुशंसा की गई है। अगर रद्द की जाती है अनुशंसा तो क्या संवैधानिक स्थितियां उत्पन्न होगी, क्या स्थिति उत्पन्न होगी, यह चर्चा का विषय हो जाता है कि एक सीएम को अगर अवैध अयोग्य घोषित कर किया जाता तो उसके संबंध में कौन कौन से नियम है, यह महत्वपूर्ण हो जाता है। या किसी विधायक को उसकी वैधता को अयोग्य घोषित कर दिया जाए तो उसके बाद स्थितियां क्या उभर कर, ये प्रश्न का विषय है। तो इस पर देखिए दो चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। एक तो जो अधिनियम है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, उसके संदर्भ में जो शक्तियाँ वर्णित है उसकी चर्चा होगी यहाँ पर। साथ ही साथ उसमें जो अयोग्यता का जो आधार है, आर्टिकल 102 भी इस पर चर्चा में आएगा। तो ये सब चर्चा का विषय हो जाएगा। देखिए अब है कि इस स्थिति के बाद जो विधानसभा में सदस्यता के संदर्भ में अयोग्य ठहरा दिया जाता है तो हेमंत सोरेन के पास क्या विकल्प हो सकेंगे। तो दो चार विकल्प इनके पास है। एक तो विकल्प होंगे ये त्यागपत्र तुरंत दे देंगे और पुनः नेता जो अपने समक्ष अपने जो पार्टी में बहुमत का जो नेता चुना जाएगा, इनको फिर से पुनः सीएम यह बन सकते हैं। इसके लिए यह प्रक्रिया एक हो सकती है। दूसरा, या तो पुनः यह दावेदारी पेश कर सकते हैं इसी संदर्भ में कि विधानसभा बहुमत का परीक्षण से गुजरना होगा सरकार, इसके एवज में राज्यपाल अगर विपक्ष पार्टी बहुमत परीक्षण करवाना चाहती है तो करवा सकती है। साथ ही साथ और ये दो मामले होंगे। साथ में अगर इन्हें पूरी तरह चुनाव लड़ने से रोक दिया जाता है तो मामला कहीं फंस जाएगा, उसके प्रक्रियाएं अलग हो जाएगी। उस पर हम लोग जब होगा चर्चा करेंगे स्पेशल, क्योंकि लंबा टॉपिक है। उसके संदर्भ में इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं याद कि सदस्यता के लिए अयोग्यता का आधार क्या है, यह जानना ज़रूरी है। तो आधार क्या है, अनुच्छेद जो आर्टिकल है 102 उसके अनुसार यह बात की जाती है कि सदन के किसी भी सदन की सदस्यता किंचित विशेष स्थितियों में अयोग्य करार दिए जाने का उपबंध है निम्न प्रकार से है। यदि वह सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है, तो लाभ का पद धारण करता है तो उसे अयोग्य किया जाता है, सिवाय उसके बाद कि उसने संसद में विधि द्वारा छूट दी गई है। संसद या विधायक में विधानसभा में ऐसी छूट दी गई हो तो वह ऐसा कर सकता है। जैसे राष्ट्रपति का पद लाभ का पद नहीं होता, प्रधानमंत्री का पद लाभ का पद नहीं होता। उसी प्रकार राज्यों में राज्यपाल मुख्यमंत्री का पद लाभ के पद के श्रेणी में नहीं आता है, ध्यान रखिएगा, इन्हें बाहर रखा गया है। नेक्स्ट है विकृत चित्त स्थिति हो उनके बारे में समक्ष घोषणा, अर्थात वो दिवालिया या विकृत प्रवृत्ति का हो, पागल दिवालिया होगा, इसके संदर्भ में उसे अयोग्य ठहराया जा सकता है। वह भारत का नागरिक नहीं हो और इसके किसी विदेशी राज्य की नागरिकता के स्वैच्छिक रूप से प्राप्त कर लिया हो, या किसी विदेशी राज्य के प्रति विषय निष्ठा हो और भ्रष्टाचार या मिथ्याचार लोकतंत्र के ऐसे अप्रगाढ़ गुण को होने के चाहिए जैसे निसंदेह आज है। तो देखिए यहाँ बात यह है कि यह अयोग्यता का विधिक व्याख्यान करता है जो अनुच्छेद 102 है। इसमें समग्र रूप से यह कहा गया है कि कौन व्यक्ति अयोग्य है एक चुने गए प्रतिनिधि के रूप में, उसे ऐसे लोगों को प्रतिनिधि के रूप में नहीं चुना जाना चाहिए, या किसी प्रतिनिधि में ऐसी अवगुण आ गया है तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। पर यह मामला कुछ और है, भ्रष्टाचार के मामले में इन्हें किया जाता। तो देखिए भ्रष्टाचार मिथ्याचार, देखिए ध्यान रखिएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जितने भी प्रीवियस वीडियो है आप लोग देखिएगा,
याद रखिए कि गत वर्ष अयोग्यता के संदर्भ में कुछ और भी डिस्प्यूट हुआ था। तो 2021 का वीडियो जो आप लोगों को स्लाइड भेजा गया यूट्यूब चैनल पर, आप लोगों को जो कल लिंक भेजा गया टेलीग्राम चैनल पर, आप उसे ज़रूर देखिएगा, वहाँ पर यह आप लोगों को सब मिल जाएगा। इसलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि प्रीवियस जो वीडियो है उसे ज़रूर एक बार देख लीजिए, कि वही रिपीटेड होता है बार बार। तो आप लोग अगर एक बार विस्तृत रूप से सारे वीडियो को देख लेंगे, पेपर का दिन नहीं देखिए कि किस दिन, किस वर्ष में और किस डे को एनालिसिस किया गया। ध्यान रखिएगा, न्यूज़ के टॉपिक को एनालिसिस कीजिए आप लोग। ध्यान रखिएगा, वो अगर 3 साल पहले का भी कोई न्यूज़ आप लोगों को नज़र आ रहा है, उसके महत्वपूर्ण टॉपिक नज़र आ रहे हैं, तो उसके टॉपिक को जरूर आप लोग एनालिसिस कीजिएगा, ताकि आप लोग का आंसर राइटिंग बेहतर हो। साथ ही साथ देखिए यहाँ पर क्या है, संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के अधीन कानून के द्वारा आयोग करार दिया जाता है। देखिए, लोक प्रतिनिधि अधिनियम है, उसके अधीन भी इन्हें आयोग घोषित किया जा सकता है। तो ये देखिए, मामला यही सब है, चीज़ों को समझने की जरूरत है। मामला कहाँ से निकल के आता है, प्रश्न कहाँ से क्रिएट किया जाता है। अब बताइए, लोक प्रतिनिधि अधिनियम में कितनी बार आप लोग से एग्जाम में पूछा गया, वो पीटी हो या मेंस हो या इंटरव्यू हो। अगर 10 स्टूडेंट का इंटरव्यू चल रहा है तो उसमें से 3 से 4 कैंडिडेट से अगर पॉलिटी में प्रश्न पूछा जा रहा है, पॉलिटी के संदर्भ में, तो आपको लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम जरूर उससे पूछा जाता है। ध्यान रखिएगा ये चीज़, तो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसे समझने की ज़रूरत है। साथ ही साथ सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अंदर किसी लाभ के पद को धारण किया हुआ नहीं समझा जाना चाहिए, वह केंद्र में या किसी राज्य में मंत्री के पद पर हो। अगर किसी मंत्री के पद पर भी हो तो उसे अयोग्य नहीं समझा जाना चाहिए। तो मामला यह भी कहता है। साथ ही साथ कोई भी व्यक्ति संसद में किसी भी सदन के सदस्य बनने अयोग्य होगा 10वीं अनुसूची के अधीन अयोग्य करार दिया जाता है। 10वीं अनुसूची में जो वर्णित कानून है उसके संदर्भ में भी अगर अयोग्य घोषित किया जा सकता है। तो यह मामला आप लोगों को देखने को मिलेगा इसके संदर्भ में, तो इसे आप लोग जरूर कवर कीजिएगा। इससे रिलेटेड आप लोगों को 2021 में आप लोगों को जो प्लेलिस्ट शेयर किया गया टेलीग्राम चैनल पर, दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस के टेलीग्राम चैनल पर, आपको उसमें से यह न्यूज़ को कवर कर लेना है। बहुत विस्तृत रूप से वहाँ बताया गया, लगभग 30 मिनट का वहाँ वीडियो आप लोगों को बना के इस पर शेयर किया गया है। तो आप लोग जरूर इसे देखिएगा। देखिए, एक न्यूज़ और है, हाल ही में जो प्रधानमंत्री गए थे आपको दौरे पर थे, पंजाब दौरे पर, तो उस समय चूक की गई थी कुछ सुरक्षा कारकों के संदर्भ में। तो वहाँ पर अब जो यहाँ फिरोजपुर के जो एसएसपी है उन्हें जिम्मेवार माना गया है कि उन्होंने सुरक्षा में चूक किया है और उनको इससे संबंधित कार्रवाई की जाएगी। और सुप्रीम कोर्ट में जो गठित की गई थी समिति, उसने भी पर्याप्त जो फोर्स था वो पूर्व की सूचना के बावजूद फिरोजपुर के तत्कालीन एसएसपी जो हरमनदीप सिंह थे हंस, वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया। और यहाँ पर 2 चीज़ें, यहाँ पर समिति गठित है, ठीक है, मामला हुआ उसके बाद क्या स्थिति है, पर ध्यान यह रखने की बात है कि किसी प्रशासनिक व्यक्ति की इतनी भी दूरदर्शिता तो होनी ही चाहिए कि देश का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति आपके स्टेट में, आपके क्षेत्र में दौरे पर है, तो आपको सारे स्तर पर सजग रहने की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं कि कोई आपको अल्टीमेटम भेजा जाए ऊपर से कि आपको एनएसजी, एसजीपी, एसपीजी जो है, आपको इंटेलिजेंस विंग आपको सुरक्षा कुछ उन इनपुट भेजे तो ही जाके आप आउटपुट उसका करें। ऐसा नहीं है। जब देश का प्रधानमंत्री, देश का राष्ट्रपति अगर इस ऐसे मामले में अगर अनफिल स्थिति में आते हैं तो स्थितियां कुछ और भी इधर इशारा करता है। ध्यान रखने की ज़रूरत है। कोई भी प्रशासनिक अधिकारी को अपने स्तर पर भी सजग रहने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि 2 ऐसे मामले हमारे पूर्ववर्ती हो चुके हैं, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी, जहां सुरक्षा कारकों के कारण, चूक के कारण हमारे जो देश के प्रधानमंत्री है उनकी हत्या की गई। और साथ ही साथ कुछ बहुत से प्रश्न उभार कर छोड़ दिए। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वैसी घटनाओं से हमें बार बार सीखने की ज़रूरत है। बात विशेष यहाँ नहीं कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक में पुनः उसे सुधार लिया गया। बात यहाँ है कि जो जवाबदेह है उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि आने वाले समय में ऐसे कुछ भी घटनाएं घटने से पहले ही उसे समाप्त किया जा सके इस स्थिति को। तो इसके संदर्भ में कुछ और भी चीज़ें हैं जहां पर आप देखिएगा। पंजाब दौरे के संदर्भ में आप लोग यहाँ ध्यान रखिएगा।
गत 5 जनवरी का था पंजाब दौरा, जिसमें से 20 मिनट तक एक फ्लाईओवर पर टिके हुए थे। देखिए फ्लाईओवर ऐसे होता है, आप लोग सभी जानते हैं, फ्लाईओवर एक जो रोड के ऊपर से जो फ्लाईओवर होता है, उसके बाद रोड नीचे, और नीचे भी फ्लाईओवर के नीचे एक रोड होता है, ऐसा आप लोग सभी लोग जानते हैं। सोच के देखिए इस फ्लाईओवर पर 20 मिनट ही किसी देश का प्रधानमंत्री रुका हुआ है, किसी असामाजिक तत्व या आतंकवादी समूह द्वारा इस फ्लाईओवर को ही उड़ा दिया जाता तो क्या स्थिति होगी, कौन सी संगठन जवाबदेह होता है इसके संदर्भ में, सारी चीज़ों पर प्रश्न चिन्ह यहाँ खड़ा करता है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है सुरक्षा के संदर्भ में, तो इसे आप लोग इस टॉपिक को ज़रूर कवर कीजिएगा। क्यों? क्योंकि आप लोग को इससे रिलेटेड सुरक्षा जो पार्ट होता है यूपीएससी में, इंटरनल सिक्योरिटी, वहाँ से प्रश्न क्रिएट किए जा सकते हैं। साथ ही साथ आप अगर अपनी जो पोस्ट प्रेफरेंस में अगर एसपी यूपीएससी में अगर देते हैं, पोस्ट प्रेफरेंस में आईपीएस का देते हैं, साथ ही स्टेट पीसीएस में अगर आप डीवाईएसपी का देते हैं, तो आपसे यहाँ से प्रश्न इस संदर्भ में पूछा जा सकता है। अगर ये न्यूज़ उस समय चर्चा में रहेगा तो सारे डायग्राम आपसे पूछे जा सकते, तो उसी डायग्राम को हम लोग देखते हैं क्या है। जैसे सुरक्षा की श्रेणी कैसे होती है, ध्यान रखिएगा, सुरक्षा की श्रेणी कैसी होती है, कैसे निर्धारण होता है, वो निर्धारण की प्रक्रिया आप लोग जानिए कि गृह मंत्रालय सुरक्षा श्रेणियों संबंधित निर्णय इंटेलिजेंस ब्यूरो, जो इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जो है रॉ है, जैसे खुफिया विभागों द्वारा दिए इनपुट के आधार पर किया जाता है कि किसी व्यक्ति को किस प्रकार की सुरक्षा श्रेणी देना है। पहला एक यहाँ पर बिंदु है। दूसरा, कुछ व्यक्ति अपने उच्च स्तरीय पदों के कारण स्वतः ही सुरक्षा के हकदार हो, जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जो होते हैं वो स्वतः ही जैसे ही चुने जाएंगे, वो किसी भी बैकग्राउंड से आते, कहीं से भी आते हों, वो सुरक्षा के हकदार हो जाएंगे। ऐसे ही राज्यों में राज्यपाल, मुख्यमंत्री। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैसे पदों पर कार्यरत लोगों को उनके पदों के कारण स्वतः ही सुरक्षा प्रदान हो जाता है। इसके लिए कोई अनुशंसा नहीं की जाएगी, ऑटोमेटिक यह कार्य होने लगेगा। यह अनुशंसा जो सुरक्षा का मापदंड है, जो भी किसी व्यक्ति विशेष को आतंकवादी या अन्य सामाजिक तत्वों के किसी भी प्रकार से खतरा अगर होता है, इनपुट मिलता है सुरक्षा आरोह द्वारा, आईबी द्वारा, कि व्यक्ति विशेष, मान लीजिए अमर कुमार कोई ऐसा असामाजिक तत्व है, असामाजिक तत्व द्वारा उन्हें धमकी दिया जा रहा है, तो मैं राज्य से सुरक्षा की मांग कर सकता हूं। तो राज्य सुरक्षा देगा किस आधार पर? आपके व्यक्ति विशेषता के आधार पर, आप सोसाइटी में किस स्तर पर स्थान रखते हैं। अगर आप कोई विशेष व्यक्ति हैं जिस पर बहुत से समाज में, सोसाइटी में आप प्रभाव है, मान लीजिए 10,000 50,000 लोगों पर, लाख 2 लाख लोगों पर, तो मेरे स्तर में वैसे ही कैटेगरी में, सुरक्षा के कैटेगरी में बदलाव होगा। अगर अब मैं नॉर्मल व्यक्ति हूं तो मुझे लोकल पुलिस ही सुरक्षा देगी। अगर मैं व्यक्ति विशेष राज्य पर, केंद्र पर या इंटरनेशनल लेवल वर्क कर रहा हूं तो मुझे उस लेवल पर सुरक्षा मिलेगी, वो XOYZ इस प्रकार से। हालांकि यह बहुत दूर की बात है, फिर भी मैं एक समझाने के लिए आपको ये सब चीज़ें बता रहा हूँ, ताकि आप लोग समझें कि किसी समान व्यक्ति को कौन सी सुरक्षा मिलती है, किसी विशेष व्यक्ति को कौन सी सुरक्षा मिलती है, और कौन विशेषज्ञ व्यक्ति को कौन सा सुरक्षा मिलता है। तो जो नॉर्मल व्यक्ति, समान व्यक्ति, उसे पुलिस सुरक्षा देती है, जो नॉर्मल पुलिस सुरक्षा देगी, राज्य की पुलिस सुरक्षा दे देगी, 2-4 हवलदार आपके आसपास रख देगी। अब मान लीजिए अब हमारे जो नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, उन्होंने यह जाहिर किया कि मुझे खतरा महसूस हो रहा है, तो इनपुट भी अगर साथ में आईबी और रॉ देती है तो उनको स्पेशल कैटेगरी की सुरक्षा दी जाएगी। साथ ही जैसे विपक्षी पार्टियां जो हैं, जैसे कांग्रेस है, अभी वर्तमान में जो कांग्रेस पार्टी है, उसकी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और साथ में राहुल गांधी पूर्व जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो भी एक सुरक्षा को उनको दिया जाता है। तो जेड सुरक्षा, एक्स सुरक्षा, इस प्रकार से सुरक्षा उनको मुहैया कराया जाता है। इसके अतिरिक्त याद रखिएगा, जो SPG स्पेशल प्रोटेक्शन गार्ड जो है सुरक्षा, केवल प्रधानमंत्री उनके परिवारों के लिए होती है, जबकि अन्य सुरक्षा श्रेणियों के तहत ऐसे व्यक्ति विशेष को सुरक्षा प्रदान किया जाता है जिसके खतरे की आशंका केंद्र या राज्य सरकारों के पास खतरे की जुड़ी कोई जानकारी हो। अगर कोई जानकारी हो तो ही XYZ या जो आपको सुरक्षा वो प्रदान की जाएगी। तो श्रेणियाँ हम लोग देखते हैं, X सुरक्षा श्रेणी क्या है। तो इसके तहत व्यक्ति की सुरक्षा के लिए 2 सुरक्षा कर्मी शामिल होंगे, जैसे कोई भी कमांडो शामिल होंगे। एक्स अगर मिलता है
तो कोई भी सुरक्षा कमांडो नहीं होंगे, जो स्पेशल ट्रेंड कमांडो होते हैं सेना के, वो नहीं शामिल होंगे, केवल 2 सुरक्षा कर्मी शामिल होंगे। वायु सुरक्षा श्रेणी के व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए 11 सुरक्षा कर्मी होंगे, ध्यान रखिएगा 11, और जिसमें 2 कमांडो होंगे। कोई ऐसा व्यक्ति विशेष है जो वायु श्रेणी के तहत उसे सुरक्षा दी जाएगी, तो उसमें 11 सुरक्षा पुलिस होंगे, कर्मी होंगे, और 2 कमांडो उनके साथ दिया जाएगा, अर्थात कुल 13 व्यक्तियों का यह समूह, सुरक्षा समूह होगा। साथ ही साथ आपको जेड सुरक्षा श्रेणी उसे होता है जिसमें 4 से 5 राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड अर्थात नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स जो NSG है उसके होंगे 4 से 5। साथ ही कमांडो सहित 22 सुरक्षा कर्मी शामिल किए। ये जो सुरक्षा कर्मी है 22 हो जाएंगे। इसमें दिल्ली पुलिस सहित CRPF के जो कमांडो स्थानीय पुलिस कर्मी भी होते हैं इस सुरक्षा कर्मी में, ध्यान रखिएगा CRPF भी इसमें कार्य करती है। हालांकि 4 NSG कमांडो जो ब्लैक पोशाक में होती है उसे कमांडो के श्रेणी में, कमांडो उनको बोला जाता है, NSG कमांडो, ध्यान रखिएगा। Z+ सुरक्षा जो होता है, इस प्रकार के सुरक्षा से 55 सुरक्षा कर्मी शामिल होते हैं, जिसमें 10 से अधिक NSG शामिल होंगे, और यह इसके अतिरिक्त CRPF के कमांडो और स्थानीय पुलिस भी शामिल होते हैं इस 55 श्रेणी में, जिसमें 10 NSG कमांडो होंगे, ध्यान रखिएगा। और SBG सुरक्षा जो होता है विशेष रूप से प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, उनके परिवारों की सुरक्षा के लिए स्थापित एक विशेष दल है। जब इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी उसके बाद इस सुरक्षा दल को विस्तृत किया गया था, गठित किया गया था। तो वर्तमान में इस सुरक्षा दल में लगभग 3000 सिपाही मौजूद जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा प्रदान करते हैं। ध्यान रखें 3000 सिपाही जो रोटेशन वे से प्रधानमंत्री और संबंधित जो पूर्व प्रधानमंत्री उनके परिवार सहित सभी लोगों की सुरक्षा प्रदान करते हैं। जो SPG है शारीरिक दक्षता और सुरक्षा रणनीति के उच्च स्तरीय परीक्षण प्राप्त होता है। निर्धारित व्यक्ति सुरक्षा सुनिश्चित के लिए इन्हें केंद्र और राज्य सरकार के विभागों की सहायता प्रदान की जाती है। इन्हें केंद्र और राज्य अन्य सुरक्षा विभागों द्वारा इसे सहायता यह इतना सशक्त सुरक्षा पैटर्न है, समझिए। इसके आज्ञा के बिना कुछ भी प्रधानमंत्री के आसपास कोई भटक नहीं सकता है। जब तक यह ओके नहीं करेगा तो प्रधानमंत्री के करीब आप नहीं जा पाइएगा, समझ लीजिए। इतनी स्थिति इनकी सुदृढ़ स्थिति होती है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री सुरक्षा में तैनात SPG कमांडो वाले रंग चश्मे काले होते, पश्चिमी शैली में जो औपचारिक सूट पहनते और हमेशा अपने साथ एक हैंड गन रखते हैं। और यह बहुत ही देखिए, ध्यान रखिए, यह इस प्रकार के कमांडो होते हैं कि निहत्थे भी 10 लोगों को मार सकते हैं, ध्यान रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण शक्तिशाली यह कमांडो होते हैं। यह कमांडो जो SPG विशेष ऑपरेशन कमांडो भी होते हैं जो पास अल्ट्रा मॉडर्न असाल्ट राइफल रखते हैं सहित इनबिल्ट कम्युनिकेशन एयरपीस होते हैं इनके पास, विशेष चश्मे इनको लगाए रहते हैं। साथ ही साथ देखिए, ध्यान रखिएगा 1984 में तत्कालीन इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री थी उनके मृत्यु पश्चात उच्च पदों पर बैठे लोग सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण विषय बन गया था। तो इस मुद्दे पर विचार करने के लिए बीरबल नाथ समिति का गठन किया गया 1985 में। इसी अनुशंसा समिति के अनुशंसा के बाद SPG या उससे पहले SPU का स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट का गठन किया गया। यही जाके बाद में SPG नामकरण 1985 में इसका हो जाता है, जो गार्ड्स के रूप में, स्पेशल प्रोटेक्शन गार्ड के रूप में इन्हें नाम दिया जाता है। तो आप देखिए, तो यहाँ से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है SPG के गठन में किस समिति ने अनुशंसा की थी, तो बीरबल नाथ समिति। तो ध्यान रखिएगा। प्रारंभिक परीक्षा मॉडल प्रश्न यहाँ से देखिए, किस समिति के अनुशंसा के बाद स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट का स्थापना किया गया। दूसरा है मॉडल प्रश्न, भारत में विशेष व्यक्तियों सुरक्षा के लिए कौन सी संस्था जवाबदेह है, या कुछ संस्था द्वारा दी जाती है। तो आपको प्रश्न यहाँ से PT में क्रिएट किया जा सकता है, तो आप लोग जरूर इसे देखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, आप लोग को यह कैसा वीडियो लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ताकि हम लोग और भी सुधार कर सके, या बेहतर लग रहा है तो उसे हम लोगों को इंटरनल मोटिवेशन भी मिल सके। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वर्क फ्रॉम होम इकोसिस्टम भविष्य की जरूरत है, इसके संदर्भ में बात की गई है। जब से कोरोना काल विकसित हुआ, कोरोना काल के संदर्भ में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया है वर्क में, वो बहुत ही सराहनीय है। कम समय में हम लोग अधिक उत्पादन दे सकते हैं, और साथ ही साथ
हम एक समय में अधिक क्रियाकलाप भी कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म के तहत, वर्क फॉर होम के तहत, और साथ में बहुत से संसाधनों का बचत हो सकता है जो हम स्पॉट पर रहकर, अर्थात जो कार्य करने की जगह है वहाँ पर रहकर जितना आउटपुट दे सकते हैं उससे कहीं अधिक होम फॉर वर्क में कार्य करते हैं। मैं खुद वर्क फॉर होम के तहत 4 कंपनियों के साथ कार्य किया एक साथ। तो सोच सकते पहले होता था क्या, मैं एक ही कंपनी के साथ वर्क कर सकता था, पर अब 4 से 5 कंपनियां ऐसी जो मेरे साथ वर्क करी एक ही समय में, और सभी को समय पर सारी चीज़ें उपलब्ध कराई जाती है। तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है वर्क फ्रॉम होम के तहत कि इस प्रकार के जो वर्क शिफ्ट है डेवलप होता है। तो यहाँ पर 2 कॉन्सेप्ट इनके द्वारा दिया गया। आने वाले समय में यह कॉन्सेप्ट बहुत ही चर्चा का विषय होगा जब यह इस पर गतिविधि और भी नियम विनियम आएंगे, साथ ही साथ योजनाएं आने वाली है कुछ, तो उसके बाद हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। जैसे इकोसिस्टम, फ्लेक्सिबल वर्क प्लेस और फ्लेक्सी वर्क आवर, इसके संदर्भ में आने जो भी न्यूज आएगा उसे हम लोग अपडेट करेंगे। और देखिए वर्ष 2047 में जब हम स्वर्णिम काल में होंगे तो श्रम मंत्रालय इस विजन को लेकर चल रही है, और जो महत्वपूर्ण जो 29 श्रम कोड है उसको कम करते हुए एक 4 लेबर कोड में बदलने की प्रक्रिया आप लोग को अपना रही है, जिसमें श्रमिक कानून, न्यूनतम वेतन से एक कानून होगा, रोजगार की सुरक्षा से संबंधित एक कानून होगा, सुरक्षा और स्वास्थ्य सुरक्षा जैसे मामलों से सुरक्षित एक संबंधित मामले से आप लोग को एक श्रम कोड होगा। पहले 29 श्रम कोड होते थे, अर्थात 29 औद्योगिक कानून था जो सभी एक दूसरे को प्रतिस्थापित करता था और लेबर लॉ को और भी पेचीदा बनाए हुए था। तो इसको समाप्त करते हुए 4 श्रम कोड लाया जा रहा है और जल्द ही इसके अनुसरण का अधिनियम बन के हमारे जो वर्क स्पेस है वहाँ पर काम करने लगेगा। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है आने वाले समय के लिए। तो जब श्रम कोड लागू कर दिया है उसमें क्या सरकार ने अनुशंसा की है, किन किन गतिविधियों पर बात की, सारे पर हम लोग डायग्राम पर चर्चा करें। तब तक वेट एंड वॉच करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे न्यूज बहुत है, तब तक चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। देखिए 15 सूत्रीय विंटर एक्शन प्लान यहाँ पर रखी गई है, जो सर्दी में जो प्रदूषण होता है वहाँ पर उसके संदर्भ में। तो ये 15 फोकस बिंदु है, तो आप लोग इसे जरूर की नोट्स के रूप में लिख लीजिएगा। जब भी प्रदूषण के संदर्भ में चर्चा होगी तो इस की नोट्स को आप लोग यूज कर सकते हो, फोकस बिंदु, क्योंकि सरकार जब इसे यूज करती तो आप लोग जैसे पराली को जलाना विंटर एक्शन प्लान में शामिल किया है, उसे रोकना है, धूल प्रदूषण को रोकना है, वाहनों को होने वाले प्रदूषण को, तो सारे चीज़ों को आप लोग की नोट्स के रूप में एक बार पेज पर लिख लीजिएगा ताकि आने वाले एग्जाम में जब भी आपसे इससे विंटर पॉल्यूशन से संबंधित प्रश्न पूछे तो आप लोग इस 15 सूत्रीय विंटर एक्शन प्लान को लिख सकें। और उससे अतिरिक्त बहुत से प्रदूषण प्लान है जिस पर हम लोग चर्चा पहले भी किए हैं, और जब आएगा अभी आने दीजिए ठंडा, इसमें बहुत सा परिचर्चा होगा तो हम लोग विशेष चर्चा करेंगे उस समय। देखिए कल 46 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। तो पीटी ओरिएंट या न्यूज़ है, आप लोग से प्रश्न पूछा जा सकता है। देखिए कल जो हमारे राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने 2020 बैच के 175 IAS अधिकारियों से राष्ट्रपति ने भेंट की। तो आप भी यूपीएससी जल्दी क्लियर कीजिए और आप भी राष्ट्रपति से मिल सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ 46 राष्ट्रीय जो पुरस्कार है उसमें आप लोग याद रखिएगा कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार सम्मानित किया जाएगा, जिसमें चयनित किया गया है। तो आप लोग जिस राज्य स्टेट से है तो आप लोग उसे देख लीजिएगा। मैं कुछ जैसे मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश से आप लोग जो लोग चयन हुए उनका नाम मैं यहाँ पर नोटिफाई कर दिया, तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। जैसे मध्य प्रदेश से निजन सक्सेना और ओम प्रकाश पाटीदार का चयन हुआ है, बिहार से सौरभ सुमन और निशी कुमारी का, दूसरा उत्तर प्रदेश से खुर्शीद अहमद और झारखंड से शिप्रा का चयन हुआ इस पुरस्कार के लिए जो राष्ट्रीय पुरस्कार है। तो यहाँ से पीटी ओरिएंट प्रश्न आपसे किया जा सकता है। साथ ही साथ नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए बिल्किस मामले में केंद्र और गुजरात से मांगा जवाब, जैसा कि बिल्किस मामला था, आपको एक वीडियो भी बना हुआ है, इस पर आप लोग जरूर जाकर देख लीजिएगा। वीडियो आपको वीडियो के लिस्ट में मिल जाएगा या प्ले लिस्ट में भी आप लोग को मिल जाएगा। बिल्किस मामला क्या था और सज़ा माफ़ी क्या हुई है और क्या सरकार के दायित्व है, कौन कौन से
एक्ट के तहत यह सब किया गया है। साथ ही आप लोग सारे मामलों की जानकारी वहाँ से मिल जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में यह जवाब मांगा है, उसके बाद जो लास्ट डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का आएगा उस दिन हम लोग स्पेशल चर्चा करेंगे इस पर क्या नज़रिया है, क्योंकि अभी मामला विचाराधीन है तो उस पर बात करने की ज़्यादा उचित नहीं है। अवमानना का भी मामला हो सकता है। देखिए यहाँ बात की गई है जो चूक हुई है उस पर एसएसपी पर क्या कार्रवाई हो सकती है उसके बारे में जानकारी दी गई है। तो आप लोग इसे जान सकते हैं अभी भी कि एक अगर इस प्रकार से अगर मामला में कोई चूक करता अधिकारी तो उस पर क्या हो सकता है, उसकी बर्खास्ती हो सकती है। तो बर्खास्ती में क्या होगा, ऐसी स्थिति में वह क्या होगा, दूसरे विभाग में सेवा नहीं ले सकेगा और पेंशन उसे प्राप्त नहीं होगा। उन्हें नौकरी से हटाया जा सकता है लेकिन उन्हें पेंशन मिलती रहेगी। नौकरी से ही हटा दिया जब कोई नौकरी वो उनके लिए जायज़ नहीं रहेगा, पर हालांकि जो पेंशन सुविधा होती है वो ज़रूर मिलेगा। जबरन रिटायर कराया जा सकता है उन्हें और दूसरे विभाग में नौकरी के लिए आवेदन कर सकें, पेंशन मिलती रहेगी। तो यह भी एक 3 स्टेप है, 3 उन पर अब सज़ा का प्रावधान जो होगा वो किया जा सकता है। नेक्स्ट है, देखिए जो पिछले दिनों जो चर्चा का विषय था विक्रांत, वो उसके संदर्भ में आज भी न्यूज़ आया है, तो आप लोग इसे ज़रूर देख लीजिएगा। सारे विस्तृत रूप से न्यूज़ दिया गया है। पहले का जो न्यूज़ दिया उसे आप लोग अपडेट करके इसे ऐड करके की नोट्स बना लीजिएगा। हाँ, आज आप लोग ने की नोट्स के बारे में बात की थी, तो आज मैं शाम तक आप लोगों को यूपीएससी के संदर्भ में दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस का की आप लोगों को नोट्स कैसे बनाया जाए उस पर मैंने आप लोगों को दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस चैनल पर एक अपना बनाया हुआ नोट्स आप लोगों को शेयर कर दूं, ताकि उसी ओरिएंट आप लोग न्यूज़ को की नोट्स के रूप में बनाएं, ताकि कम समय में अधिक आउटपुट आप लोग निकाल सके। तो वेट कीजिएगा, शाम तक मैं शेयर कर दूंगा। आप चिंता नहीं कीजिए, कोई भी समस्या हो आप लोग कमेंट कीजिए एग्ज़ाम रिलेटेड, तो हमें जितना यथासंभव होगा मैं अपने प्रयास से उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। हमारी टीम सॉल्व करने की कोशिश करेगी ताकि आप लोगों का चयन ज़रूर हो, क्योंकि हिंदी माध्यम का जो चयन का जो प्रतिशतता लगातार घट रहा। हालांकि गत वर्ष जो था वो कुछ अच्छे परिणाम आए हैं यूपीएससी में, पर अभी भी संतुष्टजनक नहीं है। यह बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, भारत को बदलनी होगी अपनी चीन नीति, तो इसके संदर्भ में बात की गई है अभिषेक श्रीवास्तव के द्वारा। तो इसमें कुछ बातें स्पष्ट की गई। पहले तो गलवान घाटी की चर्चा की गई है, 1962 की चर्चा की गई है, तो इसके जो स्थितियां हैं, सुरक्षा परिषद में रवैया जो चीन का है, साथ ही साथ अड़ैयल रवैया जो चीन का रहता है लगातार अस्थायी सदस्यों के संदर्भ में, अस्थायी जो हिंदी चीन स्ट्रिंग ऑफ पल्स के संदर्भ, हिंद महासागर में स्ट्रिंग ऑफ पल्स के संबंध में जो नीति है, या ओबोर नीति है, सीपैक का नीति है, तो इस पर जो चीन के रवैया उसके संदर्भ में हमें कुछ सोचने की ज़रूरत है भारत को, कि भारत अपने जो परंपरागत जो विदेश नीति है उसमें कुछ परिवर्तन करे और चीन को एक न्यूट्रल स्टेट के रूप में उसे पदस्थापित करे, ताकि हम एक समान बेंच पर रहकर बात वार्तालाप कर सके। हालांकि यह कार्य बहुत ही कठिन है, धीरे धीरे हम लोग इसको लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। ये 1 दशक 2 दशक 3 दशक के बाद, क्योंकि लगता है अचानक कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। हम चीन का मुकाबला इस रूप से नहीं कर सकते हैं कि आज ही बोले और आज अपने जो कूटनीतिक नीति पर उसे, अपने मुद्दों पर उसे राजी कर सके। उसे राजी करने का या उसे पदस्थापित उसके नीतियों करने का 2-3 आधार है। तो उसके संदर्भ में कुछ बातें की गई है जो यह जानने की ज़रूरत है। उससे पहले कुछ और भी सवाल है तो वो देखने की ज़रूरत है। जैसे जो चीन क्या करता है उसके संदर्भ में, अंतर्राष्ट्रीय नियमों के संदर्भ में संप्रभुता को उल्लंघन जारी रखता है। 2016 में नौसैनिक अड्डा निर्माण किया जिबूती में, जो यह बहुत ही हिंद महासागर में अफ्रीकी देश है, जो यह सुरक्षा के दृष्टि से बहुत ही विषम स्थिति को जन्म देता है। साथ ही साथ हाल ही में आपको श्रीलंका में इसका एक खुफिया जो जासूसी, जो हबनटोटा में आया जासूसी युआंग वांग 5 जलयान जो था आया जहाज़, वो भी एक सुरक्षा के दृष्टि से काफ़ी चिंताजनक विषय है। तो ये सब विषय है जो उभारता है चीन के साथ हमारे रिश्ते को, कि नीति को बदलने की ज़रूरत है। देखिए, नीति कुछ भी हो, कूटनीति सबसे इम्पोर्टेंट है। तो कूटनीति के आधार पर 2-4 चीज़ें हम लोग को जानने की ज़रूरत है कि भारत कहाँ है और चीन कहाँ है।
भारत का जीडीपी अगर माने तो अमेरिका के साथ खड़ा है, अमेरिका के स्तर पर। अब भारत की जीडीपी है तो चीन से 5 टाइम कम है। तो सबसे पहले जीडीपी के आधार पर हमें तो सबसे पहले अपने आर्थिक सशक्तिकरण को बल करना होगा। हम इसके आधार पर आएंगे तो ही जाके इसके साथ पैरेलल हम बात कर सकेंगे। एक चीज़, दूसरी चीज़, बहुत दिनों से भारत अपने जब भी पुराने हैं, आप लोग जानते हिंद महासागर यह है सभी है, ये संपूर्ण रूप से हिंद महासागर माना जाता है। हालांकि इसे बंगाल की खाड़ी, इसे अरब सागर, पर संपूर्ण रूप से हिंद महासागर माना जाता है, जो अटलांटिक तक जाता है, इधर मेडागास्कर तक जाता है, जो अफ्रीकी महाद्वीप है वहाँ तक। इधर ऑस्ट्रेलिया से कुछ पहले तक आता है, ऑस्ट्रेलिया आपको यहाँ मिलेगा। उससे पहले इंडोनेशिया, थाईलैंड, ये सब हिंद महासागर के भूक्षेत्र में आता है। आपको यहाँ पर यूरोप यहाँ नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर आपको अरब कंट्रियाँ हैं सब। यहाँ से लाल सागर आपको स्वेज नहर यहाँ से आता होगा, और चीन आपको यहाँ से ऊपर है, ऊपर जाइएगा तो ऊपर आपको चीन यहाँ नज़र आएगा। यहाँ पर एक पास है, आप जानते हैं, सभी लोग जानते होंगे पास, इस पास को, और दक्षिणी चीन सागर जो यहाँ पर आप लोगों को नज़र आता है। तो यहाँ पर भारत सरकार को, एक सेकंड में कलर चेंज करूँगा सारा हो जाएगा, एक सेकंड। भारत सरकार को यहाँ पर एक नीति परिवर्तन करने की ज़रूरत है जो इस भूक्षेत्र पर है। हम पहले वसुधैव कुटुंबकम के आधार पर अपनी नीतियों को प्रतिस्थापित करते थे, बनाते थे। जितनी भी ये विदेश नीतियाँ हैं, कूटनीतिक नीतियाँ, उसमें देखिएगा ये मूल मंत्र जरूर होगा। पर वर्तमान बदलते परिवेश में, अंतर्राष्ट्रीय परिवेश में भारत को इस नीति में आपको परिवर्तन करने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि सारे देश जो हैं अपने समुद्री क्षेत्र पर आधिपत्य जमा रहे हैं। जैसे चीन अपने दक्षिणी चीन सागर को आधिपत्य जमाता है, अमेरिका अपने समुद्री क्षेत्र पर आधिपत्य जमाता है, यूरोप अपने क्षेत्र पर आधिपत्य जमाता है, अरब कंट्री अपने क्षेत्रों पर आधिपत्य जमाता है। पर हम लोग हिंद महासागर पर आधिपत्य नहीं जमाते, बल्कि हिंद महासागर के नाम से ही खुश हैं सभी। अगर आप यहाँ से क्रॉस करते तो चीन दक्षिणी चीन से एवज में टैक्स वसूल करता है, अरब कंट्री भी टैक्स वसूल करता है, उसी प्रकार अमेरिका भी अपने क्षेत्रों से टैक्स वसूल करता है। तो हमारे जो नौसेना विंग है, जो समुद्री है विंग, जो ब्लू सेना के रूप में भी जाना जाता है, उसे सशक्त करने की ज़रूरत है। सबसे पहले अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कूटनीतिक चाल चलनी है तो हमें इस विंग को मजबूत करना होगा। इससे रिलेटेड कोई भी अगर जहाज़ जाता है उस पर हम लोग अपना नियंत्रण रखने की स्थिति में हो। कहीं भी जा रहा हो, ऑस्ट्रेलिया जा रहा हो या न्यूजीलैंड जा रहा हो या इंडोनेशिया या किसी भी देश से, अरब कंट्री से होते, यूरोप अमेरिका से होते, अगर यहाँ से कोई जहाज़ मालवाहक जहाज़ जा रहा है तो उससे हम लोग चुंगी वसूल कर सके। ऐसे स्थिति में अगर हम लोग आते हैं तो मानिए भारत हर स्तर पर अपने पड़ोसी देश हो, जैसे पाकिस्तान हो या चीन हो या कोई ऐसा इंटरनेशनल हो, जहाँ पर हम लोग कूटनीतिक बेंच पर बैठकर वार्तालाप कर सकते हैं। और उस वक्त सभी जो राष्ट्र जो अभी आनाकानी करते हैं इस तरीके से, जो स्ट्रिंग ऑफ पल्स की नीति अपनाते हैं, तो ये सब करना बंद कर देंगे। क्यों? क्योंकि चीन सारे संसाधनों जो भी अरब कंट्री से, यूरोपीय से आता है, गल्फ से जो आता है माल, इसी होकर रास्ते के आने का एकमात्र रास्ता है, ध्यान रखिएगा। इसलिए चीन स्ट्रिंग ऑफ पल्स को लेकर आया ताकि अपने सैन्य अड्डे को रख सके, और जब भी भारत इस प्रकार के मामले को उभारे तो उसके लिए एक विंग अपना खड़ा रखे। हम रिटेलिएट करने के लिए, चीन रिटेलिएट करने के लिए यह विंग अपना बना रहा है। तो पल्स का नीति इसी संदर्भ में है, आपको सीपेक का नीति इसी संदर्भ में, ओबोर जो चीन ला रहा है इसी नीति में है। तो ध्यान रखिएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि भारत को इस हिंद महासागर में सशक्त से सशक्त स्थिति में होने की जरूरत है, और सरकार इस पर जितनी जल्द कार्य करेगी, जितनी गति से कार्य करेगी, हम उतने बेहतर तरीके से इस क्षेत्र में संप्रभु रूप से अपना आधिपत्य जमा सकते हैं, अपने हितों के, राष्ट्रीय हितों के संदर्भ में किसी से बात कर सकते हैं। नहीं तो जब तक यह नहीं होगा तब तक हम लोग हर स्तर पर बस केवल वार्तालाप ही करते रहेंगे, और जो विगत 75 वर्ष से जारी है। ध्यान रखिएगा, मैं जो बात बोल रहा हूँ यह कटु सत्य है। जब तक भले लगता होगा कि हमारा राष्ट्रीय हित
जो हमारा राष्ट्रीय आदर्श है यह नहीं बोलता है। पर ध्यान रखिएगा, विश्व में अगर विश्व के पटल पर जिंदा रहना है तो हमें कूटनीति के साथ नीतियों का पालन भी करना होता है, नहीं तो आप यूक्रेन और इस प्रकार के राष्ट्रों के संदर्भ में हो जाएंगे कि शक्तिशाली राष्ट्र आपको अपने बिहाफ में यूज करेगा और आप राष्ट्रवाद के संदर्भ में ही युद्ध को लड़ जाएंगे। अब स्थितियां कुछ और ही इतर चला जाएगा। तो यहाँ समझने की बात है कि भारत को इस स्थिति में आने की ज़रूरत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो चीज़ मैं आपको बताया है वो आप लोग को आपके माइंडसेट में यह चीज़ें समझ में आई होगी कि नहीं, यह भारत की नीतियाँ पूर्ववर्ती नीतियाँ गलत नहीं है। गलत नीतियों को जो अनुसरण कर रहे हैं और उसको जो चलन में बनाए हुए वो गलत तरीका है। कि जैसे समय बदला है, मान लीजिए जो 1947 का समय था वो अब 2022 नहीं रह गया है। अगर बस चले, मैं खुले स्तर पर यह नहीं होगा कभी, पर अगर खुली छूट दे दी जाए विश्व के कुछ राष्ट्रों को, तो वो अपनी नीतियों को किसी भी हद पर जाकर लागू करवा सकते हैं। उसमें अमेरिका है, रूस है, चीन है, दक्षिण कोरिया है, उत्तर कोरिया है। अब ये सब राष्ट्रों का है। अरब कंट्री कुछ ऐसे हैं जो किसी भी स्तर पर जाके अपनी नीतियों को लागू करवा सकते हैं। उसमें किसी मानववादी विचारधारा का कोई स्थान उस नीति में नहीं होगा। आप इस चीज़ को जानिए। तो भारत को भी, भारत के जो थिंक टैंक है वो भी इस चीज़ को समझे हैं और लगातार देखिए कुछ वर्षों में भारत इस नीति को बदल रहा है और आने वाले 20-30 वर्षों में भारत इस स्थिति में आ जाएगा, हिंद महासागर में वो चुंगी वसूल करेगा और सभी राष्ट्रों को मजबूर होना पड़ेगा कि इस रास्ते से जाने पर भारत के वीज़ा कार्ड का उपयोग करना होगा, नहीं तो रास्ता ही बंद हो जाएगा। तो फिर आप चीज़ों को लेकर क्या करिएगा, जो भी विदेश नीति। तो भारत चीन के संदर्भ में ये नीति जरूर अनुसरण करना चाहिए और धीरे धीरे ये लागू भी होगा क्योंकि सरकार उस दिशा में काम कर रही है। देखिए, जन कल्याण योजनाओं और सब्सिडी के दायरे के संदर्भ में बात की गई इस लेख में। इस लेख को जरूर पढ़िएगा, बहुत सी चीज़ें यहाँ दी गई है जिसको मैंने अंडरलाइन किया है। बिहार, आंध्र प्रदेश सब्सिडी क्या, पहले भी सब्सिडी और मुफ्त की रेवड़ी के संदर्भ में चर्चा किया गया है कि जो सब्सिडियाँ दी जाती है या मुफ्त की रेवड़ियाँ दी जाती है तो उसमें क्या ड्रॉबैक है। तो आप लोग 10 अगस्त का 4 अगस्त का न्यूज़ ज़रूर देखिएगा, वहाँ पर ये चर्चा में है। तो आप लोग ज़रूर जाके कवर कीजिएगा, वहाँ पर विस्तृत चर्चा की गई। साथ में इस लेख को आप लोग टैग कीजिएगा ताकि और भी चीज़ें समझने की ज़रूरत है। देखिए, हमारी बैंकिंग व्यवस्था जो है वो बहुत ही सुदृढ़ है। जो बहुत से विकसित देशों में हमारे जैसे इकोनॉमिक जो बैंकिंग व्यवस्था है वो नहीं है। हालांकि इसके ड्रॉबैक कुछ हैं जो उसको सुधार किया जा रहा है आरबीआई के द्वारा। साथ ही साथ जो हमारा चालू खाता है, कुल घरेलू जीडीपी का जो है 2.7% मात्र है, जो बहुत से राष्ट्रों में कहीं 4% है, कहीं 8%, ध्यान रखें कहीं 12% भी है चालू खाता का। जो चालू खाता है सकल घरेलू उत्पाद का जो है वो प्रतिशत, तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यह जानने की ज़रूरत है। हम लोग सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ पर बहुत से युवा सक्षम युवा रोजगार क्रिएट करते हैं और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में हमारा भी महत्वपूर्ण योगदान है, यह भी देखने वाली बात है। साथ ही साथ कल्याण किन राज्यों में खर्च किए जा रहे, कमाई से आधे अधिक किए जा रहे, गैर योग सब्सिडी दिया जा रहा है 1/4 हिस्सा। तो यह अच्छा खासा प्रतिशत उधार फंड में होता है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें पंजाब, आंध्र प्रदेश, बिहार, केरल, मध्य प्रदेश, बंगाल प्रत्येक राज्य का सकल घरेलू उत्पाद होता है जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में भारी अपव्यय के ऋण के रूप में देखने को मिलता है और बहुत से राज्यों में 40 से 50 यहाँ 60% तक अपने जीएसडीपी है उसके एवज में सब्सिडियाँ दे देती है, उधार ले लेते हैं। तो यह बहुत ही अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव देता है। यही चर्चा का विषय यह लेख देता है। तो आपको यह जरूर पढ़ना चाहिए, सारे एंगल को आप लोग को पढ़नी चाहिए ताकि आप में एक व्यू बन सके कि किसी टॉपिक का कितना व्यू हो सकता है, कितने पॉजिटिव पॉइंट हो सकते हैं, कितने नेगेटिव पॉइंट हो सकते हैं और उसमें आप न्यूट्रल कैसे अपने न्यूज़ टॉपिक को कवर कर सकते हैं। तो यह बहुत ही जानकारी है योग्य यह आर्टिकल है, तो आप लोग इसे ज़रूर पढ़िएगा। नेक्स्ट आपको यहाँ पर देखिए
भारत यूएन जो सिक्योरिटी काउंसिल सुरक्षा परिषद में है, यूक्रेन के लेकर प्रतिक्रियात्मक मतदान के दौरान रूस के खिलाफ वोट डाला है। तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है जो रूस के खिलाफ जाके मतदान किया है। तो उसके संदर्भ में कुछ बातें यहाँ की गई है। 6 महीने से युद्ध जारी है, तो समीक्षा बैठक की जाती। तो राष्ट्रपति जो यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जो जेलेंस्की उनके द्वारा ऑनलाइन संबोधन किया गया। जो संयुक्त राष्ट्र में रूस के राजदूत है वालसिस नेजिया उन जेलेंस्की के भागीदारी के संबंध प्रतिक्रियात्मक वोट करने का अनुरोध किया। इस पक्ष में भारत समेत 13 सदस्यों ने मतदान किया, जबकि रूस जो 15 सदस्य हैं, अभी भारत इसमें भी शामिल है अस्थायी सदस्य के रूप में। तो इसकी बात हो रही है। हम नियंत्रण देखिए, जबकि रूस ने इस नियंत्रण के खिलाफ मत दिया, चीन ने वोट नहीं डाला। तो यहाँ पर कुछ बातें हैं जो आप लोगों को जाननी चाहिए। जैसे भारत ने कुछ बातें स्पष्ट की हैं। अस्थायी पर रुचिका कंबोज ने यूक्रेन युद्ध तत्काल खत्म कर विवाद का संवाद और कूटनीति के जरिए समाधान तलाशने का अपील की है। तो देखिए, मैंने कुछ दिन पहले ही क्या बात आप लोगों को 3 कीवर्ड्स दिया था, वाद, प्रतिवाद और संवाद। तो यह संवाद हमेशा होना चाहिए किसी भी मुद्दे पर। वाद प्रतिवाद तो सभी कर लेते हैं, पर संवाद के लिए बहुत से स्थिति में नहीं आते हैं। बहुत से नियम कानून का वहाँ खेप दिया जाता है कि नियम कानून है, संवाद की स्थिति नहीं है। यहाँ पर अहम का भी भाव आ जाता है कि हम जब वाद और प्रतिवाद कर रहे हैं तो इसके संदर्भ में संवाद कैसे आएगी। तो देखिए, किसी समस्या का समाधान केवल संवाद के स्तर पर ही है। 2 व्यक्ति या व्यक्ति समूह अगर एक बेंच पर आकर किसी मुद्दे पर बौद्धिकता के आधार पर उसका अंतिम निर्धारण करते हैं तो वो कहीं बेहतर विकल्प लेकर आएगा, और यह चीज़ें जो हो रही हैं वो कहीं ना कहीं समाप्त होंगी। देखिए, भारत को अपना अनिवार्य साझेदारी मानता है अमेरिका। इसके संदर्भ में मैं आपको एक वीडियो एनालिसिस आप लोगों को भेजूंगा, क्योंकि यह बहुत बृहद टॉपिक है, जिसमें अब तक के सारे जो समझौते उस पर चर्चा होगी। और हाल में जो समझौता, सैन्य समझौता हुआ है, जो विश्व में जो नियम लागू करता है अमेरिका, उस सैन्य कानून को साझेदार बनने के लिए भारत के संदर्भ में वो सॉफ्ट होता है और उसमें परिवर्तन करता है नियम। क्यों ऐसा करता है, इस पर हम लोग विशेष चर्चा करेंगे। इस पर मैं स्पेशल एक आप लोगों को वीडियो लेकर आऊँगा, तो आप उस दिन इस न्यूज़ को वहाँ पर आप लोग ज़रूर कवर कीजिएगा, ताकि आप लोग को और बृहद भारत अमेरिकी रिश्ते में समझ में आए चीज़ों को अच्छे तरीके से। चलिए, नेक्स्ट है आप लोग को एक न्यूज़ था नीचे। हाँ, देखिए, एम्स में जो है 16 माह के एक शिशु ने अंगदान से 2 बच्चों को मिली ज़िंदगी। मैं ये न्यूज़ इसलिए कवर कर रहा हूँ, लोगों को अंगदान करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? यह बहुत बड़ी समस्या है लोगों स्वास्थ्य सेवाओं में। क्यों कि इमरजेंसी के वक्त बहुत सी चीज़ों का अंग का ज़रूरत होता है जो नहीं उपलब्ध हो पाता, किसी व्यक्ति विशेष के मृत्यु हो जाती है। तो हमारा शरीर जब मृत्यु के शैया पर होता है तो वो निष्क्रिय होता है, उसका उपयोग किसी भी रूप में नहीं किया जा सकता है। पर उससे पूर्व कुछ घंटे तक हमारे अंगों का समुचित उपयोग किया जा सकता है। तो इसलिए लोगों को अपने याद को ताज़ा करने के लिए, साथ ही मानवता को जीवित रखने के लिए अपने अंग का दान जरूर करना चाहिए। इसमें मैंने भी योगदान दिया है। मैंने अपने संपूर्ण शरीर का अंगदान किया है। ध्यान रखिएगा, संपूर्ण शरीर का। इसका मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट आप लोगों को शेयर करूंगा टेलीग्राम पर। और मैं उम्मीद करता हूं जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं वो भी इससे मोटिवेट होकर आप लोग भी अपने शरीर का अंगदान करिएगा। क्योंकि यह आपकी जवाबदेहिता भी है और कर्तव्य है कि एक ऐसे समाज, ऐसे मानव परिवेश का निर्माण करे जो आने वाले पीढ़ियों के लिए वह अनुसरणीय हो। तो मैं भी उम्मीद करता हूँ आप जो लोग मुझे सुन रहे हैं वो हमसे मोटिवेट होकर ये कर सकते हैं। मैं आपको स्लाइड शेयर करूँगा, ज़रूर उसे देखिएगा। और उससे अगर आपको 1% में मोटिवेशन मिलता है तो अंगदान ज़रूर कीजिए। अंगदान करना महादान होता है। चलिए, इसी के साथ अपने आज के न्यूज़ को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ हम लोग कल ज़रूर मिलेंगे नए एक टॉपिक के साथ। महत्वपूर्ण टॉपिक जो होगा पीटी मेंस इंटरव्यू ओरिएंट, और जो मॉडल प्रश्न है वो आप लोग को अब लगातार मिलेगा। मेंस का मॉडल प्रश्न भी मिलेगा।
तो तब तक आप लोग चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं। और लाइक और शेयर तो एकदम नहीं रुकना चाहिए। और कमेंट, महत्वपूर्ण कमेंट आप कर सकते हैं ताकि और भी सुझाव के साथ हम लोग काम करें। चलिए फिर हम लोग कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।